हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सूत्रा। फ्रेंड्स, आज हम एक मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर। वैसे तो मैंने जो टॉपिक उठाया है वो 8th क्लास के लिए उठाया है। 8th क्लास में जो NCERT सॉल्यूशन है उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, लेकिन ये सिर्फ 8th क्लास तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो टॉपिक है वो केवल 8th क्लास तक सीमित नहीं रहेगा। ये टॉपिक हर जगह काम आता है। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये काम आएगा, और अगर कोई दूसरी क्लासेस के लिए हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आता है, क्योंकि हर क्लास का पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ही रेशनल नंबर आता है, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में NCERT के सॉल्यूशंस लेंगे और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो मैं बता दूं उसका नाम क्या है। उसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? हिंदी में बोल देते हैं बेटा इसे परमेय संख्या। परमेय संख्या, ठीक है। वैसे मैं जो लेवल लेने वाला हूँ वो 8th क्लास का चैप्टर है, बट लेवल मैं इतना लेके चलूँगा कि 8th और 9th और 10th क्लास में भी ये काम आए, है ना। और कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्वियसली 101% यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। देखो, परमेय संख्या को हमें पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि आफ्टर ऑल ये संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होता है। पहला हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाट आर नंबर्स। व्हाट आर नंबर्स, ये नंबर होते क्या हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूं कि नंबर क्या होते हैं, तो नंबर की हम डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो, नंबर की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? नंबर की डेफिनेशन दे सकते हैं, जस्ट अ मिनट। नंबर की हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द मैथमेटिकल फिनोमिना, द मैथमेटिकल फिनोमिना, the mathematical phenomena that used to that used to count object are called, sorry, is called numbers. The mathematical phenomena that is used to count object is called number. ठीक है, ऐसा मैथमेटिकल फिनोमेना जिसे कोई ऑब्जेक्ट काउंट करने में काम में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट काउंट करने में कैसे काम में लेते हैं? देखिए, बहुत ईजी भाषा में समझेंगे। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन माई हैंड, देन योर आंसर विल बी 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने क्या किया? काउंट किया, और काउंट करने के बाद में एक डिजिट बता दी मुझे कि मेरे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगली हैं। तो ये 5 क्या है? ये नंबर है। ठीक है, मैं पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम्स, तो आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं? आपका आंसर होगा सर 35 या 40, वॉट एवर, जो भी आपका डिजिट होगा, जो भी जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो वो जो डिजिट है वही क्या है? नंबर है। वो क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट के नंबर्स को शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को शो कर रहा है, राइट। तो नंबर समझ में आ गया। नंबर क्या होता है? ऐसा मैथमेटिकल फिनोमिना जिसको हम कोई ऑब्जेक्ट काउंट करने में काम में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। ठीक ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि नंबर के टाइप कितने होते हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर परमेय संख्या, सॉरी, संख्या से डायरेक्ट संख्या के प्रकार पर कहाँ गए, परमेय क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, प्रकार जब हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें परमेय संख्या भी आ जाएगी, यानी रेशनल नंबर भी आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर की जब हम बात करते हैं, वैसे तो नंबर इतने टाइप के होते हैं कि हम इन्हें कितना भी पढ़ते रहें कभी इनका और ना है, कभी ये ख़त्म ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम केवल उतने नंबर पढ़ेंगे जितने की हमें ज़रूरत है।
ठीक है। रेशनल नंबर टॉपिक का नाम है, हम रियल नंबर तक जाएंगे बस, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको टाइप ऑफ नंबर बताने वाला हूँ उसमें से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला हम नंबर ले लेते हैं कौन सा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको ही हम बोल देते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसे बोल देंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और काउंटिंग नंबर यानी गणन संख्या। गणन संख्या यानी जो गणना में काम आती हो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर या गणन संख्या बोल देते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये काउंटिंग नंबर्स आफ्टर ऑल होते क्या हैं। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं तो समझिए, देखो काउंटिंग नंबर की जब हम बात करते हैं तो काउंटिंग नंबर वो होते हैं जो हम काउंट करने में काम में लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आपने क्या बोला, 1 2 3 4 5। आपने 1 से ही स्टार्ट क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं बोला 0 1 2, ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जीरो का मीन होता है कुछ भी नहीं, है ना। तो जीरो को हम शामिल नहीं करते हैं काउंटिंग में, जीरो को शामिल नहीं करते हैं। काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं बेटा कहाँ से, 1 से, और 1 से स्टार्ट होकर के और ये जाएंगे टूवर्ड्स इन्फिनिटी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जो प्राकृत संख्या होती हैं या जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर ये जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है टूवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है ना। तो हम बोलेंगे टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप अगर देखना चाहो तो सबसे पहले ये देखो, सबसे छोटी, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 1। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। आगे देखिए मैंने क्या लगाया, एंड सो ऑन लगाया, इसका मतलब मतलब ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, ओके। तो ये तो बात हो गई किसकी, नेचुरल नंबर की। उसके बाद में आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, होल नंबर की। तो देखिए अगला जो सेकंड जो टाइप आता है, सेकंड टाइप आता है बेटा होल नंबर। होल नंबर और होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। होल नंबर को हिंदी में क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं या होल नंबर क्या होते हैं, ये जो नेचुरल नंबर थे जब हम इनको यूज़ कर रहे थे तो बात आती है कि अगर मान लो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अभी बोला था कि मेरे हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, ठीक है। सपोज मेरी पाँचों की पाँचों उंगली कटी हुई हैं या टूटी हुई हैं, वॉटएवर, मेरे 5 उंगली है ही नहीं, मेरा जो हैंड है वो केवल यहाँ तक ही है। अब मैं पूछूँ कि मेरे हाथ में कितनी उंगली हैं, तो आंसर क्या होगा, एक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं है के लिए हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है ना। तो जब नहीं है के लिए कोई डिजिट नहीं है तो उसके लिए जो डिजिट दी गई है किसने दी थी, आर्यभट्ट ने दी थी। तो ये डिजिट कितनी है, 0, ठीक है। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो नंबर कौन सा होता है बेटा, जब नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लेंगे तो वो जो नंबर बनेंगे कौन से बनेंगे, होल नंबर बनते हैं। यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे, होल नंबर होंगे, राइट, ओके। आगे हम बात करेंगे थर्ड जो अपना टाइप आता है, थर्ड टाइप कौन सा आता है बेटा, थर्ड टाइप आ जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज जेड एक वर्ड है जैलिन जिसका मतलब है संपूर्ण, तो उससे हम इसे रिलेट करते हैं, तो इसलिए आई और जेड दोनों से ही इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इंटीजर कौन से होते हैं, देखो
हमने बात की थी कि जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर बनेंगे, होल नंबर, राइट। लेकिन होल नंबर में भी जब हम नेगेटिव नंबर को शामिल कर लेते हैं तो कौन से बनते हैं, इंटीजर नंबर बन जाते हैं। यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर से आएंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं इंटीजर नंबर। अगर मैं हिंदी की बात करूं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या। क्लियर है, पूर्णांक संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। और कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और साथ में जीरो भी, ठीक है। अगर मैं इसे ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखिए, ये जैसे मान लो मेरे पास कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है और ये बीच में क्या है, मेरे पास जीरो है, और इधर ये आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर ये आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ से जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर अगर इनके बेसिस पर हम देखें तो इनके बेसिस पर फिर इसके अलग अलग टाइप हो जाते हैं बेटा। देखो कौन कौन से टाइप हो जाएंगे, देखो ये जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जब जा रहे हैं तो ये जो नंबर हैं सारे के सारे, ये जो नंबर होंगे, देखिए ये जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे बेटा, ये जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर मान लो मैं बात करता हूँ इधर जीरो से और माइनस इन्फिनिटी की तरफ बात करूँगा तो ये कौन से हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम इंटीजर का क्लासिफिकेशन करते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर और ये जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अगर हम जैसे देखो अभी हमने बात की थी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था, लार्जेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो जाएगा, जीरो, और लार्जेस्ट होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीजर के लिए ध्यान रखें, इंटीजर में ना तो स्मॉलेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ना ही लार्जेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, राइट, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ, और इंटीजर के बाद में अगला जो हमारा नंबर आता है वो कौन सा है, वो वही है जो हमारा टॉपिक है, और वो कौन सा है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, क्यू से। अब देखिए अभी तक आपने देखा कि जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं उनमें सभी में ना तो डेसिमल शामिल था ना ही इसमें फ्रैक्शन शामिल थे, ठीक है। रेशनल नंबर में डेसिमल और फ्रैक्शन भी शामिल हो जाएंगे। तो देखिए रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे, रेशनल नंबर हम इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर है। अब देखो अगर मैं परिमेय संख्या की परिभाषा लिखना चाहूँ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो द नंबर that can be represented in the form of p by q, जिसे हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो गलती यही करते हैं कि वो यहाँ पर लिख करके और इसे छोड़ देते हैं, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रॉन्ग, गलत बात है। अगर हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की ही बात करते तो फिर तो देखिए बेटा √2/1 मैंने p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि ये रेशनल नंबर नहीं है ना। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि जैसे सपोज मैंने बोल दिया कोई और रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/0 p by q की फॉर्म में तो है, तो रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो केवल इतनी डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, डेफिनेशन हमेशा वो दो जिससे उसके सारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो अब देखिए
इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आगे हम लिखेंगे वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर होने चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए। ये हमारे पास ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है तो ये क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये तीनों की तीनों ही कंडीशन कंपलसरी हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये तीनों कंडीशन बहुत कंपलसरी हैं, तब जाके ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे देखो अगर मैंने लिखा 0.75, बिल्कुल ही रेशनल नंबर है, मैंने लिखा 5/9, बिल्कुल रेशनल नंबर है। अगर मैंने लिखा 75 रेशनल नंबर है, मैंने लिखा 100/2 रेशनल नंबर है, मैंने लिखा 0 रेशनल नंबर है, एक्सेट्रा। ये काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब यहाँ तक की बातें तो ठीक थी, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ डाउट आए, और वो डाउट क्या है कि ठीक है सर, हमने मान लिया कि ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, ज़रा हमें बताना यहाँ पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं क्या, ज़रा हमें बताना यहाँ पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं क्या, ज़रा हमें बताना यहाँ पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं क्या। माइंड में डाउट तो आता है। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए 0.75 ऑब्वियसली ये पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं है ना, लेकिन मैंने जो लिखा है उसमें देखो क्या लिखा है, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। अगर उस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हो सके तो इसको रिप्रेजेंट तो हम कर सकते हैं। कैसे, देखो अपॉन में 1 लगाओ, डेसिमल हटाओ, 20 लगाओ, 75/100, और 75/100 पी वाई क्यू फॉर्म में है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4, 25 से कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 75, तो 75 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 75/1, 0 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 के अपॉन में कुछ भी लगा दो, अपॉन में 1 लगा दो, 10 लगा दो, एनीथिंग, कुछ भी लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों क्या हैं बेटा, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अगले नंबर पर चलते हैं, और अगला नंबर है अपना कौन सा, इर्रेशनल नंबर। अगला 5th नंबर है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर जो होता है उसे हम क्यू डैश या फिर क्यू ऑफ सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसे हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं ना, उपसर्ग जब पढ़ते हैं तो उपसर्ग में जब हम उपसर्ग किसी चीज़ में लगा देते हैं तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है ना। जैसे कि जब आप किसी भी वर्ड में उपसर्ग लगा दोगे, जैसे नाथ और अनाथ, है ना, तो ऐसे कोई भी उपसर्ग जब आप लगा देते हो तो उसका जस्ट अपोजिट बन जाता है, भाव अभाव, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे ही अगर मैं परिमेय में उपसर्ग लगा दूं तो उसका जस्ट विलोम बन जाएगा। अब देखिए द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो इरेशनल के लिए क्या हो जाएगा, द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, बस ये चेंज आएगा, जिसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of
form of p by q where q not equals to 0, p and q are integer are called irrational number. irrational number। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे देखो अगर मैं बात करूं तो पाई है, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √3। ठीक है, ऐसा नंबर जैसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2.717117111 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो भी नंबर आते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वो इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, रियल नंबर देखो सीधी सी बात है, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर के जो नंबर बनते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर पर हमें जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था बेटा, रेशनल नंबर था, और रेशनल नंबर से एक स्टेप आगे तक हम कर चुके हैं इरेशनल नंबर तक। तो बाकी मैं रियल के लिए बता दूं, रियल रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर के जो सेट बनता है वो कौन सा होता है, रियल नंबर होता है। सीधी भाषा में बोलूँ तो इतना कह सकते हैं कि रियल नंबर का मतलब है जो नंबर हम सोच सकते हैं, जो नंबर हम यूज करते हैं, जितने भी नंबर हमने आज तक पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे नंबर कौन से हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फिर ऐसे कौन से नंबर हैं जो रियल नहीं है। जो रियल नहीं है वो नंबर आते हैं जो अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाता है, लेकिन वो अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है, वो 11th क्लास की बातें हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक आता है उसमें पढ़ते हैं हम इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, तो चलिए अभी हमें उनकी नीड नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है बेटा वो कौन सा है, वो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए एक एक करके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, आप जब इनको डिटेल्स में पढ़ते हो तो फिर अलग अलग एक एक ऑपरेशंस के लिए पढ़ोगे। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, फिर आप उसे किसी भी ऑपरेशन पे अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को आप चाहे रेशनल के लिए पढ़िए, चाहे रियल के लिए पढ़िए, चाहे आप नेचुरल के लिए पढ़िए, चाहे इंटीजर्स के लिए पढ़िए, किसी के लिए भी पढ़ लीजिए। आप प्रॉपर्टी का मीन समझिए। प्रॉपर्टी का मीन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप कहीं भी नहीं रुकने वाले। ठीक है, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जैसे हम रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो चलिए रेशनल के लिए ही अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो अगर मान लो मैंने रेशनल नंबर लिया, ठीक है, अगर मान लो मैंने रेशनल नंबर लिया और उस रेशनल नंबर पर मैंने कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया, जिसे मैंने एक अभी स्टार से डिनोट किया है। ठीक है, इस रेशनल नंबर पर मैंने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया दूसरे रेशनल नंबर के साथ में, तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। अगर वो रिजल्ट भी मेरे पास रेशनल नंबर आ रहा है तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में है, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं है। सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जब दो रेशनल नंबर पर कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तो जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो भी अगर रेशनल नंबर है तो वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। राइट, चलिए इसे डेली लाइफ से भी समझ लेते हैं। इधर भी रेशनल नंबर, इधर भी रेशनल नंबर, दोनों पास पास में बैठे हुए हैं। अगर दोनों की फ्रेंडशिप है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं, करीब मतलब क्लोज हैं, तो फिर उनकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, उनका बॉन्ड बढ़ेगा, तो वो एक क्या रहेंगे, एक दूसरे के दोस्त ही रहेंगे। ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, दोनों के बीच, दोनों अगर क्लोज हैं तो उनकी दोस्ती बढ़ेगी, यानी वो क्या रहेंगे, रेशनली रहेंगे, यानी दोस्त ही रहेंगे। राइट, तो अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, अब वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो
जैसे मान लो मैंने एक रेशनल नंबर लिया, जैसे सपोज मैंने ले लिया 5/3, ठीक है, और इस पर सपोज मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया 7/9, ठीक है। दूसरा रेशनल नंबर कौन सा ले लिया? 7/9। पहला ले लिया 5/3। दोनों पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 35/27। 35/27, 7 × 5 करेंगे 35, 9 × 3 करेंगे 27। अब ज़रा आप ये चेक कीजिए कि ये जो नंबर था वो रेशनल था, ये नंबर भी रेशनल था, तो ये नंबर भी हमारे पास रेशनल ही आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, राइट। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर ये नंबर रेशनल ना होकर के कुछ और आ जाता तो ये प्रॉपर्टी फिर कौन सी, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फिर अप्लाई नहीं होती। क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होगा बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जहाँ पर दो रेशनल नंबर के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा हो और वापस रिजल्ट में हमें क्या मिल जाए, रेशनल नंबर मिल जाए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब सीधी सी बात है, रेशनल नंबर के लिए अगर हम देखेंगे तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए अप्लाई होगी, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो। लेकिन यहाँ पर बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन डिवीजन फॉर रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि सर बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बोला था कि चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सभी में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और अभी बोल रहे हो कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो सॉरी बोल दीजिए, गलती से निकल गया होगा मुँह से। मैं बोलूँगा नहीं, मैं तो सॉरी तो नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरे मुँह से गलती से नहीं निकला, सोच समझ के बोला था मैंने। अब सोच समझ के क्या बोला, देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी अप्लाई होती है, लेकिन किसके लिए वो होगी बेटा? किसके लिए? नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए। नॉन जीरो रेशनल नंबर अगर हैं तो उन पर तो ये अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो 1/0 या 1/0 रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 1/0 लिखो या 1/0। आपको पता है कि ये नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड ही अगर नहीं होगा तो हम कैसे कह देंगे कि ये रेशनल नंबर हो गया? तो इसलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर पर ही ये अप्लाई होता है, 1/0 इस पर ये अप्लाई नहीं होगा। केवल और केवल इस एक्सेप्शन की वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर यहीं पर मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, चलिए मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन डिवीजन फॉर रेशनल नंबर, फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। तो अगर हम केवल रेशनल नंबर की बात करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगी, लेकिन नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा, वो कौन सी आ जाती है? सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने कोई दो नंबर लिए और उन दोनों नंबर का अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, तब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने पर उनमें कोई चेंजेज ना आए, उनकी वैल्यू में कोई चेंजेज ना आए, तो फिर वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक नंबर लिया A और दूसरा नंबर लिया B, और मान लेते हैं दोनों को मुझे ऐड करना है,
तो आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, एक ही बात है। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर मैंने प्लस का जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी ये कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो नहीं होगी। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा कि 3 × 5 कितना होगा बेटा, 15 होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 × 3 करूँ तब भी कितना आएगा, 15 ही आएगा। दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, राइट। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया, ये एडिशन के लिए शो कर ही दिया। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 12/6, आंसर कितना होगा बेटा, 2। वहीं पर अगर मैं करूं कि 6/12 तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। अब देखिए दोनों ही सिचुएशन में आंसर बदल चुके हैं आपके। जैसे ही आपने सीक्वेंस चेंज किया आपके आंसर चेंज हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम था तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जब आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो, जब आप उनका सीक्वेंस चेंज कर दो फिर भी वैल्यू चेंज ना हो, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और अगली प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा बेटा, इसका मतलब होता है ये 3 नंबर में अप्लाई होती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो मैंने लिखा सपोज 2 × 5 × 7। मैं बोलता हूँ कि चलो बताओ मुझे इसका आंसर कितना होगा। आप बहुत आसानी से बोल दोगे कि सर आंसर होगा 70, क्योंकि बच्चों का काम है ये, है ना। ठीक है, अब मान लो मैंने अलग अलग बच्चों से पूछा कि बेटा आपने कैसे कैलकुलेट किया इसको। मैं दूसरे पेज पर ले लेता हूँ। जैसे देखो 2 × 5 × 7, मैंने अलग अलग बच्चों से पूछा कि बेटा आपने कैसे कैलकुलेट किया। एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने किया कि 2 × 5 = हो गया 10, और 10 × 7 = कितना हो गया, 70, राइट। बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं सर मैंने तो ऐसे कैलकुलेट किया ही नहीं, मैंने पूछा फिर आपने कैसे किया। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो ऐसे किया कि पहले तो 5 × 7 किया, जो कितना आया 35। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर कितना आ गया, 70। मैं बोला ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बच्चा बोलता है नहीं सर मैंने तो ऐसे भी नहीं किया, मैंने क्या किया कि पहले मैंने 2 × 7 किया जो कितना आया 14, और फिर मैंने 14 × 5 किया तो आंसर कितना आया 70। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनमें से पहले किसी भी 2 नंबर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कीजिए और बाद में किसी भी 2 नंबर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। उसके बाद में भी अगर रिजल्ट सेम आ रहा है आपका तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सिंबॉलिक फॉर्म में देखो ये हो जाएगा A × B + C = A × B × C। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने पहले B और C को ऐड की, सॉरी यहाँ पर प्लस मैंने मिस्टेकनली लिख दिया है, प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम अगर हम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस आ जाता तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती। तो आप देखिए पहले मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई किया फिर ए को किया, यहाँ पर पहले ए और बी को किया फिर बाद में सी को किया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी आती है 4th नंबर पर, वो कौन सी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो बेटा 2 तरह से होती है। एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन,
ओवर एडिशन और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन के लिए जब हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आती है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो वो होती है a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। क्लियर है। तो देखिए अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि क्या होते हैं ये। देखिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन की बात कर लें तो देखो, अगर मान लो मैंने लिखा कि 2 इंटू 5 प्लस 7, आप मुझे इसे सॉल्व करके दो तो ठीक है। कोई बच्चा तो ऐसे मतलब आंसर तो ऑब्वियसली इसका कितना आना है बेटा, 24 आंसर आना है। अब कैसे आएगा, कोई बच्चा तो बोलेगा कि सर हम पहले बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, इसलिए 2 इंटू 5 और 7 को ऐड कर देंगे, 12 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं सर मैंने बोर्ड मास को अप्लाई नहीं किया, मैंने पहले ब्रैकेट को ही ओपन कर दिया और उसने क्या किया, 2 इंटू 5 किया प्लस 2 इंटू 7 किया। तो 2 इंटू 5 कितना हुआ 10 और 2 इंटू 7 कितना हुआ 14। 14 और 10 को ऐड किया तो कितना आया बेटा 24। देखिए दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आया है। ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। यहाँ पर अगर साइन प्लस का है तो ओवर एडिशन, साइन माइनस का है ओवर सब्ट्रैक्शन। बाकी प्रॉपर्टी यही है, आप किस तरीके से उसे अप्लाई कर रहे हो ये डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसे कैलकुलेट कर रहे हो ये डिपेंड करता है। राइट, चलिए तो उम्मीद कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ और बची हुई हैं। उनमें से देखिए एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बहुत नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, बहुत आसानी से आप देख सकते हो। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई एक नंबर लिखा a, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि उसका आंसर a ही आना चाहिए। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मैंने एक नंबर लिया 5 को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास आंसर 5 ही आए। तो आपका आंसर बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि सर इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1। राइट, इसका आंसर कितना होगा 1। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना किसी भी रेशनल नंबर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है बेटा 1 होती है। ठीक, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं। रेसिप्रोकल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल के लिए सिर्फ ऐसा करना है कि जो रेशनल नंबर है उठा के और इसे ऐसे घुमा दो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो देखो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में इसका मीन क्या होता है। देखो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई एक नंबर है, जैसे मान लो मैंने बोला कि a/b ये कोई नंबर है, मुझे इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई ऐसे करना है ताकि आंसर मेरे पास 1 आ जाए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास है 2/7, मुझे इसे किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल आ सकता है, 7 को कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर 7 होना चाहिए और 2 को कैंसिल आउट करने के लिए नीचे 2 होना चाहिए। तो 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी b/a से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है a/b, कुछ भी नहीं करना, आप इसको ऐसे स्विच कर दो कि b को a की जगह भेज दो और a को b की जगह भेज दो, आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि 0 हैव नो रेसिप्रोकल। नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। रेसिप्रोकल 0 का कोई रेसिप्रोकल क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आप 0 को लिख सकते हो 0/1।
अब जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/0, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो क्या है, वो है अनडिफाइंड फॉर्म, इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐसे नंबर बताओ जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही हो। तो 1 and -1, 1 and -1 आर reciprocal of ourselves। तो ये खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 और -1 खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, देम सेल्फ कर सकते हैं ना, देम सेल्व्स। तो 1 और -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7th नंबर की जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह कि मुझे एक नंबर में कुछ ऐड करना है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, 0 ऐड कर देंगे। 0 ऐड कर देंगे तो वही नंबर रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि 7 में अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसलिए किसी भी रेशनल नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, लास्ट हम इसकी बात करते हैं और वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स की जब हम बात करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स में देखिए, अगर मान लो मैंने लिखा कि जैसे 7 का मुझे एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो 7 में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा और वो ऐड ऐसे करना पड़ेगा ताकि मेरे पास आंसर क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। तो 7 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए, तो आपका आंसर होगा कि सर -7 ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सीधा सा तरीका है बेटा कि किसी भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो आप उसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इक्वल्स टू -a। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इक्वल्स टू -a। तो यहाँ तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेटा पूरा हो जाता है। ये आपने प्रॉपर्टी वगैरह भी देख ली। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो बुक के एग्जाम्पल्स थे वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल आपको गिवन है कि फाइंड 3/7 प्लस ऑफ -6/11 प्लस ऑफ -8/21 प्लस ऑफ 5/22। सीधा सा है कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो ये था 3/7 प्लस ऑफ -6/11 प्लस ऑफ -8/21 प्लस ऑफ 5/22। अब देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के लिए थोड़ा सा इजी तरीका बता देता हूँ। आप 11 और 22 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा, 11 और 22 का लोगे तो ऑब्वियसली 22 आएगा। 7 और 21 का लोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, क्योंकि ये डिविजिबल है इससे। तो सीधी सी बात है, और ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका जो एलसीएम आप लोगे तो 21 और 22 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि जो भी नंबर को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे या 21 को 22 से करोगे तो बात एक ही है, कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा। ठीक है, 462 आ जाएगा। 21 1 जा 20, सॉरी 22 1 जा 22, कैरी 2, 22 2 जा 44 और 2 46। ठीक, अब देखो 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा बेटा, 66 टाइम्स होगा। 66 टाइम्स होगा। देखो 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4 42, 7 6 जा, तो 66 टाइम्स होगा। तो आप देखिए यहाँ पर करोगे 66 × 3 प्लस 11 से डिवाइड करो तो 11 से कितने टाइम्स होगा, ये 11 से देखो 11 4 जा 44, रिमाइंडर 2 और 11 2 जा 22, यानी 42 टाइम्स होगा। तो 42 × -6 प्लस अब 21 से डिवाइड करो, 21 से डिवाइड करोगे तो 21 2 जा यानी 22 टाइम्स हो जाएगा। ऑब्वियसली 21 × 22 किया था हमने एलसीएम के लिए, तो 22 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 22 × -1 प्लस 22 से डिवाइड करो, 22 से करोगे तो 21 टाइम्स होगा, तो 21 × 5। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लोगे।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 462 को 462, ठीक है। अब तो बहुत नॉर्मल सा है, बस इसे सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो देखिए 3 इंटू 66 करेंगे तो 6 3 जा 18 और 1 19, तो 198 प्लस 6 2 जा 12, तो कितना हो जाएगा 252, लेकिन माइनस का भाई 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25 प्लस 22 इंटू -8 करेंगे तो -176 हो जाएगा, -176 हो जाएगा, और प्लस 105 अपॉन 462 प्लस वालों को अलग ऐड कर लो, माइनस वालों को अलग ऐड कर लो, तो देखो ये हो जाएगा कितना 8 और 5 13, कैरी 1 20 और 10 30, 303 माइनस जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 6 और 2 8 और 2 और 4 अपॉन 462, माइनस कर दो 8 - 3 तो 5 और 2 और 1, -125 अपॉन 462, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल आउट आई थिंक नहीं हो रहे हैं, हाँ किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, बस कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना सा है कि इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद में जैसे नॉर्मल हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं ऐसे ही आपको इसका एडिशन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है फाइंड -4/5, देखो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अभी अभी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कभी भी किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर अगर मैं कैंसिल आउट करने की बात करूँ तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करेंगे ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा। बताइए आंसर कितना आया, 1/2। समझ में आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। इतने से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं इस एक्सरसाइज के। चलिए आगे बात करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 है और एनसीईआरटी में केवल एक ही एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। तो देखिए प्रॉपर्टी का नाम हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए -4/5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को मल्टीप्लाई -4/5 से किया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इनका ऑर्डर चेंज किया है ना। पहले यहाँ पर 4/5 -4/5 पहले था, ये बाद में पहुँच गया, 1 बाद में था, ये पहले आ गया। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी बेटा, कौन सी अप्लाई होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू -4/5, तो यहीं पर ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाती बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती। लेकिन यहाँ पर इसने सीक्वेंस चेंज किया है, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट। ओके, यहाँ पर देखिए -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू, वापस वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वैल्यू भी सेम है और उसने सीक्वेंस भी चेंज कर दिया है। ये पहले था तो ये बाद में आ गया, सॉरी बाद में था तो पहले आ गया, और पहले था तो बाद में चला गया, तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। आगे बोलता है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। देखो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 हमें करना था, तो इसने क्या किया, पहले 6 इंटू 4/3 किया है, ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या किया है, पहले 1/3 इंटू 6 किया है। तो चाहे ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, बात तो एक ही है। तो एक ही अगर बात है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो कौन सी होती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, अगर आप 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो वो हमेशा और हमेशा क्या आता है बेटा, रेशनल नंबर ही आता है, हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आता है। अब अभी मैंने क्या बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखिए
क्लोजर प्रॉपर्टी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, रेशनल नंबर पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, रेशनल नंबर लगती है। और मैंने बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई हो रही है, दैट मीन कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा बेटा, रेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, राइट। ये तो बात हो गई आपकी एक्सरसाइज की। कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस डाले हैं, ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। या चलो एक काम करते हैं, अभी ऑलमोस्ट 48 मिनट्स हो चुके हैं क्लास को, तो एक काम करते हैं, ये प्रैक्टिस सीट मैं आपको दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे स्क्रीन पर छोड़ दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये प्रैक्टिस सीट आप सॉल्व कीजिए, बाकी फिर अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करवा दूंगा, राइट। तो इस क्लास को तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि 48 मिनट की ऑलमोस्ट क्लास हो चुकी है, और वैसे भी मैंने आपका एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट कवर अप करवा दिया है। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे देता हूँ, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसके साथ में ही आप इसको सॉल्व कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी कंसेप्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर बताइए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम वो डाउट को ले लेंगे। चलिए तो फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। हाँ, इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाएंगे, और फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करते रहिए। अगर यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिली हों तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।